उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई, हंगामा हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। शुक्रवार उत्पातियों के नाम रहा और शनिवार और इतवार फिर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के नाम रहा और पुलिस के नाम रहा। कुछ लोगों ने कहा कि हास्यबोध में कि सप्ताह के दिनों के नाम बदल गए हैं। शुक्रवार का नाम पत्थरबार हो गया और इतवार का नाम बुलडोजरबार हो गया। खैर, लेकिन इसके बीच में एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई, एक बड़ी बौद्धिक बहस छिड़ गई है देश में। उत्तर प्रदेश में जो योगी मॉडल है गवर्नेंस का, उसको लेके जनता का बड़ा वर्ग जय जय कर रहा है। वो कह रहा बुलडोजर बाबा बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन एक छोटा तबका ऐसा भी है जो लगातार इस बात की दुहाई दे रहा है कि अगर सारा फैसला बुलडोजर के जरिए करना है तो फिर अदालतें बंद कर दो, कचहरी पे ताला लगाओ। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए, वो खुद ही फैसला किए दे रहे हैं ऑन स्पॉट। यहां पर बहस उलझ गई। सच्चाई क्या है? क्या उत्पातियों को, दंगाइयों को बिना सख्ती से हैंडल किए किसी भी अव्यवस्था पर, दंगा पर, उत्पात पर काबू पाया जा सकता है? सड़क पर हाथ में पत्थर, लाठी, डंडे लेकर उतरे हुए लोगों को क्या राम राम या वालेकुम सलाम कह के, नमस्ते करके संतुष्ट किया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है और ये बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है, व्यवहारिक सवाल है। सिद्धांत की किताबों में कुछ लिखा हुआ अलग बात है, लेकिन व्यवहारिक सच क्या है? ये लाख टके का सवाल है। और जब पकड़े जाएं दंगाई तो स्वाभाविक है थाने में उनसे पूछताछ भी होगी। अब पूछताछ ऐसे तो नहीं हो सकती कि आइए हुजूर बैठिए, चाय लेंगे कि ठंडा लेंगे, तो ऐसे तो कोई बताने को रहा नहीं। शठे शाठ्यम समाचरेत, बिना दंड के लोक व्यवस्था कहां कायम रह सकती? कभी नहीं। अब उसमें कहा जा रहा है कि थाने में दुर्दांत किस्म का टॉर्चर हो रहा है। थाने में शरीफ आदमी को तो बंद नहीं किया जाता। जो पीएसी की बस जलाने के लिए निकले, जो पुलिस के जवान और अधिकारियों के सिरों पर पत्थर मारने के लिए हाथ में पत्थर लेकर आए, उनके साथ अगर सख्ती हो रही है तो फिर उसमें ऐतराज क्यों है? और क्या यह सख्ती पहली बार हो रही है देश में? क्या ऐसा दृष्टांत देश के अन्य हिस्सों में पूर्व में इतिहास में नहीं है? न्याय की एक प्रक्रिया है, उसकी एक मान्यता है, उसकी एक मर्यादा है। लेकिन लोक व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रशासन पर है, यह भी संवैधानिक है। जितना संवैधानिक मान्यता अदालतों के पास है, उतनी ही संवैधानिक मान्यता कार्यपालिका के पास भी है, विधायिका के पास भी है। ये तीनों संविधान के अंग हैं। शहर में शांति रहे, दंगा नहीं हो, उत्पात नहीं हो, हिंसा नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी तो प्रशासन पर ही रहेगी ना। तो जब जिम्मेदारी उस पर रहेगी तो आप ये नहीं कर सकते कि पुलिस वालों से कहें कि आप पत्थर और डंडे और लाठी और पेट्रोल बम वाली बोतलों के की भीड़, उन्मादी भीड़ के बीच में बिना डंडे के हाथ, अपने दोनों हाथ पीछे बांधकर चले जाइए। फिर क्या होगा?
वो नियंत्रण में आएंगी भीड़? नहीं। इस देश ने ऐसे ऐसे मंजर देखे हैं जहां भीड़ ने, उत्पाती भीड़ ने, दंगाई भीड़ ने पुलिस के जवानों को मार दिया। तब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। राजनीतिक तौर पर कहा जा सकता है, पक्ष विपक्ष हो सकता है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था की व्यवहारिक सच्चाई क्या है, यह भी समझना होगा। और सामान्य जन क्या सोच रहा है? क्या वो संतुष्ट है इस तरह के न्याय से? बड़ा सवाल है। अन्यथा जो परिस्थितियां बनेंगी, क्या वो उतनी भयावह नहीं हो जाएंगी कि लोगों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो जाए? और एक बड़ा सवाल बुलडोजर को लेके है, एक खास प्रतीक। जाहिर है बीजेपी ने उसको नेशन वाइड सिंबल बना दिया गुड गवर्नेंस का। योगी आदित्यनाथ उसका चेहरा है। बुलडोजर की स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जहांगीरपुरी का जब केस गया था, मैं याद दिला दूं, तो कपिल सिब्बल ने 2-3 बार इस बात को कहा कि हुजूर बुलडोजर बुलडोजर। तब जजेस ने कहा था, जिसमें शायद सीजीआई भी थे, कि सिब्बल साहब अतिक्रमण तो बुलडोजर से ही हटेगा ना कि हाथ से हटाएंगे। इसलिए बुलडोजर से इतनी चिढ़ भी नहीं होनी चाहिए। अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध कब्जा हटाओ अभियान में जितनी चीजों का उपयोग होता है, उनमें सबसे प्रमुख उपादान, सबसे प्रमुख चीज बुलडोजर ही है। शासन किसी का हो, बुलडोजर के बिना कैसे गिराओगे अवैध निर्माण? और अवैध निर्माण गिराने का अधिकार किसका है? क्या डिस्ट्रिक्ट जज आएंगे निर्माण गिराने, या प्रशासन, प्राधिकरण? बहुत सारे मसले हैं, आज इन सब मसलों पर चर्चा करेंगे। वो बहुत ज्यादा नाजुक स्थिति हो जाएगी, मैं राजनेताओं से कहूंगा, जिस दिन दूसरा पक्ष भी सामने आ गया। अभी तो शासन प्रशासन के खिलाफ आप पत्थरबाजी कर रहे हो, पेट्रोल बम फेंक रहे हो। दूसरा पक्ष भी आ गया तो तादाद का अंदाज है। ये सामान्य झगड़े नहीं है जिनमें 2-2 डंडे मार के सबको राजीनामा लिखवा के विदा कर दिया, जाओ शांति से। ये डिजाइन्ड ऑपरेशन है, इसलिए खतरे की बात है। एक साथ इतने लोग कैसे निकल गए उत्तर प्रदेश के 20-22 जिलों से? प्रयागराज में भी और फिरोजाबाद में भी, और सहारनपुर में भी और देवबंद में भी। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरह एक ही समय में निकले जुमे को। ये डिजाइन्ड है। इनके साथ सहानुभूति का रास्ता क्यों ढूंढा जा रहा? कश्मीर की किससे एक वीडियो आता है, महिलाएं हैं, वो नारा लगा रही हैं कि सर तन से जुदा। अरे भाई, इसको संपुट समझ लिया है क्या? और भाई दूसरा पक्ष भी ऐसा ही मांग करने लगे, तब क्या करेंगे बाकी लोग? ये रास्ता ठीक नहीं। ये रास्ता देश के लिए संकट पैदा कर देगा। तब किसी के हाथ में नियंत्रण की भागडोर नहीं रह जाएगी, जान लीजिए। कैसे कैसी बातें हो रही हैं जिन पर जिम्मेदारी है समझदारी की, समझाइश की। वो कह रहे हैं कि योगी ने संविधान रौंद दिया। कहां संविधान रौंद दिया भाई? कोई माई का लाल संविधान रौंद सकता है क्या? संविधान केवल भारत में एक बार रौंदा गया 1975 में, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। उससे पहले और उसके बाद कोई माई का लाल संविधान रौंद पाया क्या? और उसके बाद उस संविधान रौंदने की जो क्लॉज था संविधान में, उसका भी ऐसा बंदोबस्त कर दिया मुरारजी की सरकार ने आते कि अब कोई चाह के भी संविधान नहीं रौंद सकता। मान लीजिए मन भी करे उसका तो रौंद नहीं सकता कोई, कितना भी प्रचंड बहुमत हो। ये भारत ने व्यवस्था कर दी।
फिर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? इससे दूसरे उस बलवाइयों की हिम्मत बढ़ती है। कहा गया जी ये कलेक्टर तय कर रहा है, पुलिस वाले तय कर रहे हैं, प्राधिकरण के और भाजपा के लोग तय कर रहे हैं, चाहे जिसका मकान गिरा दो। ऐसा कहां हो रहा है? आपको नोटिस दिया जाएगा, आप जवाब नहीं देंगे, आप तुर्रम खां बने रहेंगे, तो क्यों नहीं गिराया जाएगा मकान? और उसके बाद हिंसा भी करेंगे। गिरना ही चाहिए, क्यों नहीं गिरे? जहांगीरपुरी का मसला था, सुप्रीम कोर्ट गए ना से कपिल सिब्बल, अदालत ने कहा रोक दो, रोक दिया। लेकिन उल्टी गंगा बहाने की कोशिश हो रही है बड़ी चतुराई के साथ। इस बात को भारत को समझना होगा। कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से देश के दिमाग में ये बैठाल दे कि नहीं जी, शासन प्रशासन कुछ नहीं। अगर एसएसपी को खांसना भी है तो पहले जिला अदालत जाए और एप्लीकेशन लगाए और फिर उनसे लिखवा के लाए कि हां अब आप खांस सकते हो। ऐसे शासन चलेगा क्या? कानून कहता है प्राधिकरण को अंतिम अधिकार हासिल है ये तय करने के लिए कि ये इमारत वैध है क्या अवैध है। प्राधिकरण तय कर देगा, उसके बाद आपको उस पर आपत्ति है तो अदालत जाइए। लेकिन ये रंगबाजी कि हमको नोटिस कैसे हो गया, क्यों भाई? आप कानून से ऊपर हैं। आप हिंसा भी करेंगे, उत्पात भी मचाएंगे, बलवा भी करेंगे, सांप्रदायिक विद्वेष भी पैदा करेंगे और उसके बाद कहेंगे बुलडोजर ना चले। अच्छा, बुलडोजर से बड़ी चिढ़ मैं देख रहा हूं। कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कैसे क्या सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर शब्द पर बहस हो चुकी है। मैं अपनी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के मित्रों से कहूंगा, बुलडोजर शब्द पर बहस हो चुकी है कपिल सिब्बल के द्वारा। अदालत ने साफ कर दिया था कि बुलडोजर ही चलेगा भाई, अतिक्रमण कैसे हटेगा। उन्होंने कहा बुलडोजर से आतंक पैदा किया जा रहा है, सिब्बल साहब ने कहा था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा ना बुलडोजर ही चलेगा भाई, और उसमें क्या है, आपको क्या तकलीफ है बुलडोजर से? इसका नाम बुलडोजर नहीं, इसका नाम कुछ और मशीन रख दे तब शांति हो जाएगी। जेसीबी बोल दें तब शांति है, तो चलो यही लिख दो ट्वीट में कि भाई जेसीबी बोलो तो हम चुप रहेंगे। कैसी लड़कपन वाली बात है। देश रहेगा तो सब रहेंगे। तुर्की में क्या हुआ, कुवैत में क्या हुआ? कुवैत में क्या हुआ? जिन प्रवासी लोगों ने वहां धरना दिया, आशीष बाबू, उनको डिपोर्ट कर दिया कुवैत ने। उसने कहा ये यहां ये नहीं हो सकता, धरना प्रदर्शन का काम नहीं, चलिए बाहर। अब बताइए क्या होगा? वो अधर में लटक जाएंगे कि नहीं? अगर भारत कहे कि ना जी हम सोचेंगे आपको ले कि नहीं ले, तब क्या होगा? कहां जाएंगे? अरे दूसरे देश में तो बवाल नहीं करो, यहां कर रहे हो वहां भी करने लगे। उन्होंने सामान पैक कर दिया। उन लोगों के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, उनको सलाह क्यों नहीं दी कि जो लोग तुर्की में, कुवैत में, इंडोनेशिया में रह रहे हैं वो ढंग से रह ले? सलाह नहीं देनी चाहिए थी आप लोगों को? देनी चाहिए थी ना। वो झोला झंगड़ लेके जब यहां उतरे आके और सरकार अंदर नहीं ले तो कहां जाएंगे बताइए? कहां जाएंगे? ये छोटी चिंता है क्या? इस पर किसी का ध्यान नहीं। चढ़ जा बेटा सूली पे। बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो रही है, विचित्र स्थिति पैदा हो रही है। इसको आप एक चश्मे से देखेंगे तो संकट पैदा होगा। हर एक आपको ध्यान रखना होगा भारत के कंपोजिट कल्चर का। इसको बदल नहीं सकते आप। किसी ने हमसे कहा कि भाई ये बात हो रही है, तो हमने कहा कि कानून की जितनी समझ मुझे है, एक अपराध की एक सी ही सजा होगी कितने भी लोग करें। तो मैंने कहा अगर वही जो मांग हो रही है जुदा वाली, वो उधर के लिए लागू हो जाए तो इधर के लिए भी हो जाएगी, तब क्या करोगे? कानून तो एक ही नजर से देखेंगे ना बाबू। तब
इधर भी तो लाखों मामले हुए ना, ज्ञान वापी के संदर्भ में, शिवलिंग के संदर्भ में, अभद्रतम, उनकी भी लिस्ट बनने लगेगी, तब क्या होगा? तब कौन किसका सर कहां से क्या करेगा? ये ठीक नहीं। न्यायपालिका की आप बात भी करते हो और भरोसा भी नहीं रखते हो। अपने हित की बात हो तो न्यायपालिका के साथ खड़े हो, आपके पॉलिटिकल एजेंडे को सूट ना करे तो न्यायपालिका ठेंगे पर। नूपुर शर्मा को सजा दो, हम तय करेंगे क्या सजा, तुरंत दो। अच्छा जी, बुलडोजर, बोले बुलडोजर कैसे चला दिया जब तक चीफ जस्टिस ने नहीं लिख के दिया? अरे दो बातें एक साथ कैसे चलेंगी बाबू? नूपुर शर्मा को सजा आप दोगे और बुलडोजर के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से लिखवाए के लाओ? नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये स्वीकार्य भी नहीं हो सकता किसी को। या काले को काला कहिए, सफेद को सफेद कहिए। ये गड़बड़ झाला मत करिए, कॉकटेल मत बनाइए लोकतंत्र का, और लोकतंत्र को लांछित मत करिए। कोई माई का लाल संविधान को रौंद नहीं सकता, कोई माई का लाल न्यायपालिका के महत्व को, उसकी गरिमा को, उसकी संप्रभुता को छोटा नहीं कर सकता, ना कोई कर रहा है। लेकिन हां, मैं आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगा। आशीष भाई, आप सेना में रहे हो, सेना का काम और चौराहे पर तैनात पुलिस वाला है, संघर्ष में जूझता पुलिस का जो जवान है, मैं मानता हूं दोनों में ये लगभग एक सही काम है, खतरे से जूझते हैं। मुझे उनके सम्मान की भी चिंता है, मैं उनको पिटने के लिए नहीं छोड़ सकता। वो मेरे ही घर के लोग हैं जो पुलिस में गए हैं। मैंने एक इंस्पेक्टर का विजुअल देखा था, मोटरसाइकिल में बैठ के जा रहा था, गमछा सर पे रख के, और सर से खून बह रहा था। इसलिए भर्ती किए थे क्या? नहीं, कुर्बानी इतनी सस्ती चीज नहीं कि यूं ही दे दी जाए, और वो भी इन पत्थरबाजों के सामने नहीं। ये नहीं संभव है, ये उद्दंडता है, ये कानून की हैसियत बताने वाली कोशिशें, इसीलिए इनके साथ सख्ती जरूरी है। ये लोकतंत्र के मुंह पर थूकना चाहते हैं ताकतें, ये कानून के ऊपर थूकना चाहते हैं, ये मानकर चलते हैं कि हम कानून से ऊपर हैं। वो व्यवस्था नहीं चलेगी और ना चलनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जिंदगी में रोटी, और रोटी अगर सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा मजहब है तो स्वाभाविक है रोजगार उसका जरिया है, इसलिए रोजगार भी उतना ही बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले इस मुद्दे को ठीक से हैंडल करना चाहती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव और उससे पहले बिहार के विधानसभा का चुनाव, तेजस्वी यादव वाला, दोनों में भाजपा को यह समझ आ गया कि रोजगार और सरकारी नौकरी भर्ती ये एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों की आशाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, सपनों से जुड़ा है। ये वैकल्पिक विषय नहीं है, ये अनिवार्य विषय है। बिहार में भाजपा को इसीलिए चौंकना पड़ा था जब तेजस्वी के गठबंधन और भाजपा और नीतीश कुमार के गठबंधन के बीच में बिल्कुल हेयरलाइन डिफरेंस रह गया था। तब के तेजस्वी के पास एक ही एजेंडा था, नौकरी, सरकारी नौकरी, इतने लाख। भाजपा ने उस समस्या को समझा और 24 के लोकसभा चुनावी महासमर से पहले उसके लिए आज एक व्यापक रणनीति का अनावरण कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 18 महीनों में, यानी 2023 समाप्त होते होते 18 महीनों की समयावधि के भीतर
केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के अधीन आने वाले 10 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा। यह ऐलान आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय ने किया। दोपहर हुई तो रक्षा मंत्री आए राजनाथ जी, और उन्होंने एक सेना के तीनों अंगों को लेकर एक नई रोजगार योजना का प्रस्तुतिकरण किया। अग्निवीर के नाम से 4 साल के लिए देश के नौजवान सेना के तीनों अंगों में काम करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब इसके लिए उनको एक तय राशि मिलेगी महीने में, और यह 4 साल का सेवायोजन होगा, और उसके बाद उनको करीब 11 लाख से कुछ अधिक का एक कर मुक्त निधि भी मिलेगी। यह भी ऐलान, अब ऐलान अच्छे, और ऐलान कभी कोई खराब हुआ भी नहीं, ये भी जान लीजिए। नीति और ऐलान, घोषणा पत्र हमेशा अच्छे ही होते हैं, चाहे किसी के हो, लेकिन सब कुछ आकर टिकता है क्रियान्वयन पर। अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए। जनता तो तभी मानेगी जब वो होता देख लेगी। जब किसी गरीब के बेटे को नौकरी मिल जाएगी तो वो मान लेगा। इसलिए असली कसौटी अभी सरकार के सामने आनी शेष है, प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद और रक्षा मंत्री की घोषणा के बाद, कि इन दोनों बड़े ऐलानों का जमीन पर क्रियान्वयन पारदर्शिता के साथ, समयबद्धता के साथ, निष्पक्षता के साथ हो जाए। क्योंकि भर्तियों का इतिहास भारत में बड़ा धुंधला रहा है, शेडी रहा है। भर्ती देने वाली एजेंसियों में भर्तियां सालों साल अटकी लटकी और भटकी रहती। क्या ये दोनों घोषणाएं इस पुरानी रवायत को तोड़ेंगी? ये बड़ा सवाल है, और सब कुछ इसी पर आके टिकेगा। हम लोग छोटे थे तो एक नारा सुनते थे कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। क्या अब ना संघर्ष है ना कुछ है? क्या हमने देखा एक बहुत बड़े नेता जो 10 साल एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो संघर्ष करने उतरे कल। मालूम उन्होंने कितना गंभीर संघर्ष किया। देख के मेरे दिमाग में तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद सब आ गए। उन्होंने अपने जो चेले चिलांटू साथ थे उनसे पूछा, भाई हाजिरी कहाँ लगानी है, रजिस्टर कहाँ है? बोले अंदर सर। बोले चलो रजिस्टर हाजिरी लगा दें। इतना गंभीर संघर्ष जनता के लिए। और गजब भाई, इतना संघर्ष नहीं करो, जनता पागल हो जाएगी, भावुक हो जाएगी, रोने लगेगी आप लोगों का ये त्याग देख के। राणा सांगा और राणा प्रताप भी देखते होंगे तो कहते होंगे यार ये लोग हमसे भी बहादुर है? उंगली की चिंता नहीं कर रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट ठोके जा रहे हैं, छोटाते आ गए क्या? ये भारत मां कर्जदार है आप लोगों की। दिन में 100 ट्वीट ठोक रहे हो, छोटी तपस्या है? दधीच है आप लोग, दधीच। जिसने अस्थियां दान दे दी, ट्वीट ठोक रहे हो, छोटी बात है? वो मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि ट्वीट से आगे कोई बात हो। वो गर्मी नहीं देख रहे, टेम्परेचर क्या है। ऐसे टेम्परेचर में कौन निकलेगा? खैर, मैं बुनियादी बात पर एक बात कहूंगा भाजपा के लोगों से कि वो सरकार में आपने 10 लाख भर्ती की बात कही, अच्छी बात। उत्तर प्रदेश में 40,000 पुलिस के जवानों की भर्ती की बात की, अच्छी बात। लेकिन ये कार्यशैली तो बदलनी होगी अधिकारियों की। एक जूनियर एडेड की भर्ती है, भाई यही लोग होंगे ना, वे अर्जुन वही बाण, यही लोग कराएंगे ना भर्ती कार्यक्रम। जो बाइडेन की टीम के तो लोग आएंगे नहीं यहां भर्ती कराने।
जूनियर एडेड का सब कुछ हो चुका, क्या नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा, वो लड़के तबाह हो लिए। दिन में 1000 बच्चे मुझे कॉल करते। अधिकारी हैं, उनकी मर्जी, वही लोग कराएंगे ना। पहले इनको एनएसए में जब तक निरुद्ध नहीं करोगे 10-20 को, तब तक भाई कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है हो जाए तो मैं आपको प्रणाम करूंगा, लेकिन मेरी समझ कहती नहीं होता। दूसरी बात, भर्ती निकलेगी ना भैया, कौशलकांत जी, तो इम्तिहान होगा ना। इम्तिहान में 10 पर्चे हैं मान लीजिए, उसमें 9 ठीक करा दिए जाएंगे। एक पर्चे में जो प्रश्न पत्र बनवाया जाएगा उसमें 10 सवालों में 3 गलत ठेल दिए जाएंगे, और जैसे ही वो पर्चा पूरा हो जाएगा, रिजल्ट बनने जाएगा, वैसे ही कोई रामलाल को श्यामलाल हाई कोर्ट में रिट कर देगा, हाई कोर्ट कागज सील कर देगा, और उसके बाद गई भैंस पानी में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जिन्होंने पेपर बनवाया, पेपर बनाने वाले का चयन जिन्होंने किया, क्या आपने उनको जेल में डाला? नहीं डाला अभी तक। जिन्होंने पेपर बनाया, क्या उनको जेल में डाला? नहीं डाला। तब तो ऐसे चलेगा। सत्यनारायण की कथा और मुंडन के कार्ड छापने वाले को टीईटी का पर्चा छापने को दे दिया, वो समझा ये कार्ड है, बांट दिया मोहल्ले भर में, 25 लाख बच्चे तबाह हो गए। क्या शिक्षा मित्रों का मसला है, या अखिलेश जी के समय से चला आ रहा है झंझट? क्या मानवीय करुणा के आधार पर हम रास्ता नहीं निकाल सकते? 1-1.5 लाख बच्चों के परिवारों का प्रश्न है, नौजवानों के। ये हमारे लोग हैं। और मैं वही बात बार बार कह रहा हूं, सॉल्वर गैंग ये क्या है? ये नया कलेश है। इम्तिहान बाद में होता है, ये खबर पहले आती। सॉल्वर गैंग, सॉल्वर गैंग का मतलब गई भैंस पानी में। हमको आपको नहीं समझ आता कौशल जी। हमारे लिए एक खबर हो सकती है कि पर्चा आउट, 10 लाख बच्चे परेशान हुए। आपके लिए ये एक बाइट देने का अवसर हो सकता है, आपके लिए, रोहित के लिए, ठीक, या आपके नेताओं के लिए। लेकिन सुनील से पूछिए जाकर, उसके गरीब मां बाप का 3 साल का पैसा उसमें लगा है, तपस्या लगी है, पसीना लगा है। छोटी आपदा है क्या? खेत बेच दिया, बैल बेच दिया, ट्रैक्टर बेच दिया, पायल खड़ुआ बेच दिया, तब तो लड़के को पढ़ाया है। ये है स्थितियां। भर्ती में अटकन लटकन भटकन कैसे दूर होगी, इसका ब्लूप्रिंट सार्वजनिक होना चाहिए। भर्ती तो आएंगी शुचिता और पारदर्शिता के साथ, समयबद्ध व्यवस्था के साथ। मैंने जो बातें कही, क्या उन पर संज्ञान लिया जाएगा? 180 दिन का मानक तय करे सरकार, वैधानिक बाध्यता करे कि 180 दिन के अंदर सारी प्रक्रिया समाप्त होगी एक भर्ती की। और अगर ऐसा आप नहीं करते तो क्यों नहीं माना जाए कि अधिकारी चाहते ही नहीं? एक परीक्षा लटकी थी, मुझे याद है, बच्चे आते हैं तो केस बताते हैं। कौशलकांत जी, एक बेसिक थंब रूल में कभी ना तो आप परीक्षार्थी रहा सरकारी नौकरी का, और ना सरकारी नौकरी निकालने वाला रहा, दोनों से मेरा वास्ता नहीं। फिर भी एक थंब रूल है कि परीक्षा की प्रक्रिया चालू रहने के बाद, यानी जब प्रोसेस ऑन है तब नियम नहीं बदले जा सकते, ठीक? खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदलते, सब जानते हैं ना। गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक जानते हैं ना। यूपी के आईएएस अधिकारी नहीं जानते थे। ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाइए जाके हनुमान जी को इसी बात पे। सब जानते थे, ननकू रज्जाक, आईएएस अधिकारी नहीं जानते थे। उनने भरी भर्ती के बीच में नियम बदल दिए।
और उसके बाद ठंडे में बैठ के देखा, बोले गई भर्ती पानी में। क्या अटकने दो अब इसको, क्या इधर आपने नियम बदले, उधर लड़के अदालत गए, हो गया काम। क्या उस समय की सरकार ने उन अधिकारियों को जेल भेजा? नहीं भेजा। भेजा होता तो यह स्थिति नहीं होती। मेरे पास तो सबका उदाहरण है। मैं सरकार में होता तो अधिकारी पर एनएसए लगा के जेल भेज देता। यह कोई तरीका है? प्रक्रिया चल रही है और आपने आवेदन की शर्तों को पलट दिया। इसका मतलब आप विलिंगली चाहते थे कि प्रक्रिया लटक जाए, डिरेल हो जाए। मैं इससे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोह नहीं मानता। मेरे लिए अगर कोई राष्ट्रद्रोह की धारा लगनी चाहिए तो सबसे पहले इन लोगों पे लगनी चाहिए जो नौजवानों की भर्तियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। और दूसरी बात, सरकारी पद या तो कौशल भाई, या तो सरकारी पद नोटिफिकेशन जारी करिए कि अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक। और अगर खत्म नहीं है, वो कैरी ऑन हो रहा है, तो 6 महीने के भीतर उस पर भर्ती होनी चाहिए। ये नियम होना चाहिए। या तो खत्म कर दीजिए कि भाई लेखपाल खत्म कर दिया पद, ठीक है, आप मालिक हैं। लेकिन अगर खत्म नहीं किया तो सेवानिवृत्ति की 6 महीने के भीतर नई भर्ती ज्वाइन हो जाना चाहिए। यह बना दीजिए, किसी सुनील को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक प्रयोग करती हैं, वो उनका अपना प्रेरोगेटिव है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन गाजर नहीं बने। मन टूटता है, हृदय फट जाता है, मां बाप की आंखें पथरा जाती हैं, किसी बहन का विवाह रुक जाता है, किसी बूढ़े बाप की आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन रुक जाता है। मित्र, ये भारत है। करुणा के साथ सोचिए, पारदर्शिता के साथ भर्तियां हों। एक आशंका शुरुआत से समझ आ रही थी कि क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी, और वही ज्यादा चिंता का विषय भी। नूपुर शर्मा की टिप्पणी के साथ जो विवाद शुरू हुआ, उसके करीब 15 दिन बाद पिछले शुक्रवार को देश भर में तमाम स्थानों पर जुमे की नमाज के बाद पथराव हुआ, संघर्ष हुआ, उपद्रव हुआ, आगजनी हुई। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, रांची, प्रयागराज, मेरठ, तमाम जगह। और उस घटना के लगभग 12 दिन बाद, 13 दिन बाद कल अब बजरंग दल देश भर के जिला मुख्यालयों पर धरना देने जा रहा है। बजरंग दल का कहना है कि जिहादी आतंकवाद और जिहादी कट्टरता देश में फैल रही है और उससे निपटने के लिए सरकार को कमर कस लेनी चाहिए और उस सरकार को जगाने के लिए, प्रेरित करने के लिए वो देश भर में धरने पर बैठेगा बजरंग दल। यानी अब बजरंग दल की सड़क पर एंट्री हो गई इस पूरे परिदृश्य में, पूरे विवाद में। और उसके बाद कल बजरंग दल का ये है, और फिर अगले दिन जुमा है, उस पर भी निगाह खोलकर देश को रखनी होगी। और उसके 2 दिन बाद यानी इतवार को बरेली में बरेलवी सेक्ट के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने
एक बड़ा जुटान किया, का आह्वान किया है। उन्होंने देश भर के मुसलमानों से कहा है कि अपने स्त्री बच्चों समेत आओ बरेली। तौकीर रजा कह रहे हैं कि हम तकरीर तो नहीं करेंगे और नारेबाजी भी नहीं करेंगे, लेकिन इबादत करेंगे। इसलिए सबको, अब इबादत होगी कैसे होगी, क्या होगी, इबादत के लिए सबको एक साथ बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं? तमाम सारे सवाल बरेली के मन में हैं, उत्तर प्रदेश के मन में है, देश के मन में है। अभी बिहार में कुछ स्थानों पर हिंदू सम्मेलन हुए। ये स्थितियां किधर जा रही हैं? मैं बार बार कहता था कि दोनों समुदाय आमने सामने आएंगे तो स्थिति बहुत विचित्र हो जाएगी। इसलिए आरंभिक स्तर पर ही नियंत्रण होना चाहिए था। शासन को, सत्ता को, समाज को, सबको एक सम पर सोचना होगा, एक सम पर चलना होगा। तब हम इस जटिल सांप्रदायिक और धार्मिक समस्या से निपट पाएंगे। ये मसला अदालतों से भी तय नहीं होगा। ये मसला आप सोच रहे हैं कि अंदर अंदर जो तूफान है वो कितना गहरा होता है इस तरह के मुद्दों पर। पिछले जुमे से पहले किसी ने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा जैसा उस दिन हो गया दोपहर की नमाज के बाद? इसलिए चिंतन का विषय है और चिंता का विषय है। इस तरह के जुटान, इस तरह के भारी मात्रा में लोगों का एकजुट करने के जो से जुड़े जितने आवाहन हैं, चाहे इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो, उन आवाहनों को स्थगित करना चाहिए। फिलहाल देश की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है समाज की, उसमें सार्वजनिक प्रदर्शन तो फिर कुछ समय के लिए रोकना होगा, अगर देश में सद्भाव को की लौ को निष्कंपित जलाए रखना है। तो फिलहाल तो एक ही रास्ता दिखता है कि भारी भीड़ को एक जगह पर एकत्रीकरण जैसे जितने कार्यक्रम हैं, चाहे इस धर्म के हो उस धर्म के हो, सबको फिलहाल देश स्थगित करे। मुझे इसमें 2-3 बिंदु समझ में आए। एक तो मैं कहूंगा योगी जी की सरकार से कि इस बात को लेटर इन स्पिरिट में लागू करा दीजिए जिलों में कि जो भी बुलाए, इधर वाला चाहे उधर वाला, उसके प्रमुख लोगों से ये बात कर लीजिए बुला के, कलेक्टर कप्तान, कि भाई साहब एनएसए लगा के अंदर कर देंगे, समझ लीजिएगा। कोई छोटी मोटी धारा नहीं, आप एनएसए में जाओगे, अगर कुछ भी हुआ, जिम्मेदारी लेने की क्षमता है तो आगे बढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये होना चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? मैं अगर बुलाऊं तो मेरे अंदर नेतृत्व तो क्षमता होनी चाहिए। बाद में ये अभी क्या तर्क में सुन रहा था कि जुमे में जो हुआ तो शासन कहां था, एलआईयू कहां था? अरे बुलाने वाली जिम्मेदारी कौन लेता है भाई? तब पुलिस के सिर ठीकरा फोड़ो। उनके आयोजकों के साथ इस बात का व्यवहारिक तौर पर लिए लिखत पढ़त नहीं, वो तो सरकारी फॉर्मेट छपाई होता है, उससे नहीं। तौकीर रजा साहब बुला रहे हैं तो फिर तौकीर रजा, या अगर बरेली बवाल हो तो फिर उनके ऊपर वही कार्रवाई हो, और किसी जिले में बजरंग दल में कोई बवाल हो तो वहां का जो जिला अध्यक्ष हो उसको भेजो अंदर। ये तो करना चाहिए। हर आदमी कहता भाई मैं तो डेमोक्रेसी के लिए निकला हूं, तो ये संघर्ष कहां से होता है? हिंदुस्तान ने कोई ऐसे घाव पहली बार सहे हैं? इतिहास है, एक फेहरिस्त है। सच कोई सुनना नहीं चाहता।
जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं देखिए ये तो ऐसा है और वैसा है और सब अच्छा है, गंगा भी इधर है और जमुना भी इधर है, लेकिन सच नहीं सुनना चाहते, गंगा जमुना सब चिल्ला रहे। आज तक किसी ने ये सवाल नहीं उठाया, ये सामान्य बात स्वीकार नहीं की। मैं उस विवाद में पढ़ना नहीं चाहता, वो एक हिस्टोरियंस का मामला, लेकिन मेरे सहज दिमाग में बात आती है इसलिए यहां रख रहा हूं सामने। कहा गया भाई जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला और जितनी भी चीजें हैं, इमारतें मुगल कालीन, ये सब मुगल शासकों ने बनवाई। ठीक, मतलब सच्चाई के साथ जब हम चलना नहीं चाहते तो समझ लीजिए सांप्रदायिक तनाव है। सांप्रदायिक तनाव नहीं है, इसकी कसौटी यही है कि हम सच्चाई सुनने की स्थिति में हैं। मेरे दिमाग में एक बात आई रवि भाई, कि क्या जहां से मुगल आए थे जरा उस इलाके का अध्ययन कर लूं, वहां भी तो उन्होंने ताजमहल बनवाया होगा, कुतुब मीनार जैसा कुछ बनवाया होगा, लाल किला जैसा। पता लगा वहां तो भेड़ बकरी था, कुछ था ही नहीं। तो सारा वास्तु निर्माण का ज्ञान यहीं आके आया भाई। किसी ने कहा रवि पाराशर ग्वालियर के जमींदार है, अच्छा जी, अब यहां इटावा आ गए हैं तो यहां भी कुछ बड़े फार्म हाउस बनवाएंगे, और ग्वालियर में मैं देख के आएगा वहां झुग्गी में रह रहे, तो फिर कैसे मान ले? ये सवाल उठेगा ना, ये विद्या कहां से सीखे आप? वो पैसा कहां से आया? पैसा हमारा, विद्या हमारी, ईंटा हमारा, पत्थर हमारा, गारा हमारा, छेनी हमारी, हथौड़ी हमारी, मोहर आप लगा दोगे। यही बात बोल दूं तो लोग कहते बवाल करते हो। बताओ ना भाई, आप जहां से आए, आपके बाबा हुजूर पर बाबा, वहां कोई बनाया था ताजमहल? हम करें ताजमहल नहीं, ताजमहल से छोटा कोई बनाया था? नहीं। फिर वहां क्यों नहीं बनाए? इसका मतलब ये आपका मौलिक काम नहीं, आपकी मौलिक नैतिकता नहीं है। ये सवाल, जब तक ऐसे सवालों का उत्तर शांतिपूर्वक सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं मानता कि सांप्रदायिक तनाव के फोड़े का ऑपरेशन हो पाया। ये गंगा जमुना वाला जो मामला है ना जन साहब, ये बेसिकली कवर अप ऑपरेशन है। बोले झंझट काटो यार, बोलो गंगा जमुना की जय जय, क्या बोले चलो सब लोग सिक्का फेंको गंगा में जमुना में, क्या इससे काम नहीं चलता? मुस्लिम्स में थोड़ा लीडरशिप का क्राइसिस हो गया। बार बार ये जो हम तुरपन कर रहे हैं ना, ये उधर क्यों जाती है? कहीं तो कोई कमी है ना। ये सारा सद्भाव एक छोटा सा आक्रमण नहीं झेल पाता। जो बात रवि पाराशर कह रहे थे कि 57 देशों में चलने में विस्तारित धर्म, आपने देखा कि कम से कम इस देश में इस बात की भी तारीफ होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। उल्टा डिफेंस में आ गए लोग कि भाई चलो बवाल हो रहा है, चलो चुप रहो यार, है। अपनों वालों ने भी डांटा कि अरे यार चुप रहो, आप लोग बवाल मत करो। क्या मेरी बात को शायद रवि पाराशर, राज चौधरी दोनों समझ गए होंगे, हैं? जैन साहब के डोमेन की नहीं, आप दोनों के डोमेन की तो है ही। अपने वालों ने भी डांटा, चुप रहो, बवाल नहीं करो। अभी ज्ञान वापी में एक संरचना का प्राकट्य हुआ रवि बाबू, उस पर एक पक्ष ने कहा कि ये विश्वेश्वर महादेव है, दूसरे ने कहा फव्वारा। भारत जैसे सुपर डुपर लोकतांत्रिक देश में इस बात के लिए तो जन आग्रह हो ही सकता था, लाख आदमी वहां धरने पर बैठ ही सकता था कि ये फव्वारा है या शिवलिंग है, इसका निस्तारण कराने के लिए एएसआई को समयबद्ध ढंग से 1 महीने के अंदर कहिए रिपोर्ट दे। इतना तो आग्रह हो सकता था ना। तब क्या होता? तब क्या होता?
इसलिए मैं कहता हूं हम लोग बेमतलब का जो तुरपाई और ये पाबंदी रफू कर रहे हैं ना चीजों को, इससे कोई लाभ नहीं होगा, कभी लाभ नहीं हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी की कुर्बानी के बाद क्या लाभ हुआ कानपुर को, बताइए। अभी जो हुआ बताइए। उसी शहर में गणेश शंकर विद्यार्थी जैसी महान आत्मा का ने देश की सांप्रदायिक सद्भाव की वेदी पर अपने प्राण आहूत कर दिए थे। हमारे कुलगोत्र के थे गणेश शंकर जी, पत्रकार। हमने क्या सीखा उनसे? और जन्म का भी मसला नहीं, दाऊद भी इसी देश में पैदा हुआ था। दाऊद को विदेश में पैदा हुआ था? नहीं ना। जिन्ना भी यहीं पैदा हुए थे, लियाकत अली भी यहीं पैदा हुए थे। इसलिए मैं कहता हूं अभी उत्तर प्रदेश का जो माहौल है उसमें मेरी राय ये बनती है कि अगर संभव हो तो सभी पक्षों के धार्मिक आयोजनों को, कुछ साथ बड़े आयोजनों को कुछ समय के लिए मुलतवी किया जाए। अमन सबसे कीमती चीज है, शांति सबसे कीमती चीज है। वो रहेगी तो बाकी चीजें आ जाएंगी। ऐसा माहौल बना कि लगा कि देश में बुलडोजर ही सबसे बड़ा संवैधानिक संकट का मुद्दा है। बुलडोजर को लेके ऐसी व्याख्याएं, ऐसी कानूनी परिभाषाएं सामने आने लगी कि लगा कि भाई भारत में कानून का राज और संविधान की मर्यादा, इन सब के मद्देनजर सबसे बड़ा जो संकट है वो बुलडोजर के कारण आ गया। हालांकि ऐसा नहीं कि बुलडोजर पहली बार उत्तर प्रदेश में चल रहा है, भारत में चल रहा है। बुलडोजर तो जब से उसका आविष्कार हुआ होगा और भारत में आया होगा तब से ये यत्र तत्र सर्वत्र उपयोग में आ ही रहा है। और किसी भी चीज के ध्वस्तीकरण, किसी भी संरचना के, किसी भी इमारत के, किसी भी निर्माण के ध्वस्तीकरण के लिए छेनी हथौड़े से लेकर बुलडोजर से लेकर और डायनामाइट तक एक पूरी प्रक्रिया है। जब जहां जिसकी उपयोगिता हो वो होता है। नोएडा में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से ही 2 बड़ी बहुमंजिला इमारतें तोड़े जानी हैं, वो डायनामाइट के जरिए तोड़ी जाएंगी। लेकिन भारत में और उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर बुलडोजर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया, बड़ा संवैधानिक मुद्दा बन गया। लगा कि सारा कुछ, कानून का राज की पूरी मर्यादा बुलडोजर पे आके टिक गई। बड़े बड़े राजनेताओं ने कहा कि बुलडोजर ने भारत के संविधान को पांव तले रौंद दिया। किसी एक बड़े राजनेता ने कहा बुलडोजर नहीं चल रहा है, ये भारत में रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चल रहा है, जमीन पर नहीं। बहुत बड़े बड़े अल्फाज हैं। अब ये मामला आज आ गया सुप्रीम कोर्ट में। जमाते उलेमाए हिंद ने इसको सुप्रीम कोर्ट में ले आया। उसकी मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे कि देश में कहीं भी और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कहीं भी बुलडोजर का इस्तेमाल प्रशासन शासन नहीं करेगा, कोई विकास प्राधिकरण नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ब्लैंक आदेश देने से इनकार कर दिया। ये इनकार पहली बार नहीं आया। ये जहांगीरपुरी वाले मसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था। उस वक्त जमाते उलेमा हिंद के वकील थे कपिल सिब्बल। सिब्बल ने कहा आप देश भर में बुलडोजर को प्रतिबंधित कर दीजिए। कोर्ट ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? केस क्या है उस पर हम निर्णय कर सकते। बुलडोजर से ध्वस्तीकरण प्रतिबंधित हो जाए बोले ये नहीं हो सकता। आज भी कोर्ट ने यही कहा।
हाँ, ये ठीक है कि बुलडोजर कानून के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए चलाया जाए। ये बात कोई भी समझदार आदमी कहेगा, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि हमने जिन 3 मामलों का उल्लेख इस याचिका में जमायत ने किया है, एक इलाहाबाद प्रयागराज की है, एक का मामला है कानपुर का और एक कहीं और का, उसने कहा कि हमने इन तीनों में कानून सम्मत प्रक्रिया का पालन किया है, नोटिस दिए हैं, उसके बाद ध्वस्तीकरण किया है। अदालत ने कहा इसी बात का हलफनामा दे दीजिए, 3 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार हलफनामा देगी, उसके बाद मंगल को इस पर सुनवाई होगी। आखिर बुलडोजर अचानक से इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो गया? हथौड़ी से 100 मजदूर राज लगा के मकान तोड़ा जाए तो कम बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा? बुलडोजर से ज्यादा बन रहा है क्या? आज कोर्ट में यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार अपने राजनीतिक भाषणों में बुलडोजर का उल्लेख करते हैं। तो बुलडोजर का उल्लेख करना कानून का उल्लंघन है क्या? ये बड़ा सवाल है। समस्या ये है कि हम ऐसे, आप तो ढूंढ रहे हो राजनेता को जो राजनीति से हट के बात कर ले, मैं ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूं, बड़े मयार के ऐसे आदमी को जो ये कहे कि विश्वेश्वर महादेव और पैगंबर मोहम्मद साहब दोनों के अपमान में जो लोग संलिप्त रहे उन सबको गिरफ्तार करके तत्काल सजा दी जाए। वेरी ट्रू। ऐसा आदमी नहीं मिल रहा हमें। हम उसको ढूंढ रहे हैं कब से, जब से ये विवाद शुरू हुआ। और जब तक ऐसा आदमी नहीं मिलेगा तब तक हिंदुस्तान में ये तनाव जा नहीं सकता। लिख लेना मेरी बात चंद्रशेखर जी। ये राजनीतिक चातुर्य है। ये इसको सरल भाषा में कहूं तो ये बतौलेबाजी है, ये गाल बजाना है अच्छी अच्छी बातें कह के। क्या ऐसी पंचायत कोई मान्य हो सकती है जिसमें एक आदमी ने दूसरे पक्ष की बुआ को गाली दी, दूसरे पक्ष ने उसकी मौसी को गाली दी, सारे पंच आए बोले भाई तुमने इनकी मौसी को गाली दी, माफी मांगो। कोई ये नहीं बोला कि बुआ वाले भी माफी मांगो, तो वो कहेगा फिर पंच अपने घर बैठे, हम नहीं मानते बात। बताओ भाई, क्या बुआ और मौसी में फर्क करोगे? आप पता नहीं कितने लोगों ने इस दृष्टि से देखा कि नहीं देखा कि ईश्वर के दूत, ईश्वर के दूत और ईश्वर दो अलग सत्ताएं हैं ना रावत साहब? दो अलग सत्ताएं हैं ना जी? बिल्कुल, दोनों। क्योंकि किसी का दूत तभी होगा जब पहले उसका बॉस हो। बिल्कुल ठीक। चंद्रशेखर जी गलत तो नहीं कहा? चंद्रशेखर पांडे गलत तो नहीं बोला भैया? ठीक बात है। जी जी बिल्कुल सही करेगा जी। तो मैसेंजर ऑफ गॉड और गॉड में अंतर है। गीता में कृष्ण, भगवान कृष्ण कहते हैं, बहुत गहरी बात कह रहा हूं अंसारी साहब, और बहुत सलीके से कहने की कोशिश कर रहा हूं, जितना अदब मुझे आता है उतने अदब के साथ। मैं जानता हूं सेंसिटिव चीजें। गीता अकेली ऐसी पुस्तक है धार्मिक, पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बिमल जी आप भी सुनिए, गीता एकमात्र विश्व की ऐसी धार्मिक पुस्तक है जिसमें खुद कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं ईश्वर हूं। फर्स्ट पर्सन में केवल एक ही धार्मिक पुस्तक है, मैं कहता हूं। बाकी जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं किसी भी धर्म की, बौद्ध, इस्लाम, ईसाइयत, सिखिज्म, किसी भी धर्म की, यहूदी, सब में कथाएं हैं,
ईश्वर की स्तुतियां हैं, ईश्वर के दूतों के महान कार्य हैं, उनकी आराधनाएं हैं। मैं ईश्वर हूं कहीं नहीं, कहीं है तो केवल और केवल इस धरती पर यहां है। तब इसलिए मैं कहता हूं, इस बात की गंभीरता को समझना होगा। अगर हम इस ढंग से चीजों को लेकर नहीं चलेंगे तो संकट फिर घनीभूत रहेगा। और मैं आज तक ऐसे किसी अतिक्रमण करने वाले से नहीं मिला अंसारी साहब, सच में, जो इतना ईमानदार निकला हो, जिसने पहले ही नोटिस पे तुरंत प्राधिकरण में जाके कहा हो कि हुजूर हम अपना अतिक्रमण हटाए ले रहे। आज तक वो भी नहीं मिला। रावत साहब को, बिमल को या चंद्रशेखर को मिला हो तो ये लोग सौभाग्यशाली, मुझे नहीं मिला। ये तो कहता आके कि भाई साहब को रास्ता निकाल दो, प्राधिकरण में किसी को बोल दो, है बच जाए, पेनाल्टी भी ना जमा करनी पड़े और टूटे भी ना, नहीं तो किसी सांसद विधायक की जुगाड़ में रहेगा। अगर हम ये अपेक्षा करते हैं कि अतिक्रमण करने वालों को भैया पुतुआ कह के, दूध मलाई खिला के अतिक्रमण हट जाएगा तो संभव नहीं। ये हिंदुस्तान की ढीली ढाली हुकूमतों का ही किया धरा है कि भारत, आप एक आंकड़ा शायद इस वक्त स्मरण में नहीं होगा, कागज में रखता नहीं, अनीस अंसारी साहब को ज्यादा पता होगा। इस देश में रेलवे की लाखों एकड़, हजारों एकड़ जमीन कब्जा है कि नहीं है? इस देश में सेना की हजारों एकड़ जमीन कब्जा है कि नहीं है? तो जिस देश में लोगों ने सेना की जमीन कब्जा कर ली हो, उनके दुस्साहस को प्रणाम करने का दिल नहीं करेगा चंद्रशेखर पांडे? कैंटोनमेंट में भाई लोगों ने मकान बना दिया। सपा की सरकार आई, सपा ज्वाइन कर ली, बसपा की आई, बसपा ज्वाइन कर ली, भाजपा की आई, भाजपा ज्वाइन कर ली। झंडे तो बदलना है और मौज ले रहे हैं। क्या गलत कह रहा हूं? उसमें हम पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दें। और सौ की सीधी बात, बुलडोजर के मसले का, अतिक्रमण के मसले की लड़ाई सब मिलके क्यों लड़े? यह भी एक बेसिक सवाल है मेरे जहन में, जिसको आज मैं देश के सामने रख रहा हूं। जिसको नोटिस आए, उसको लगे कि गलत नोटिस है सरकार के द्वारा, तो वो अदालत में जाए और अदालत से स्टे ले आए, नोटिस कैंसिलेशन का ले आए। जमायते उलेमा हिंद के दफ्तर जाने से तो मामला नहीं सुलझेगा ना। हम कह रहे तटस्थ होके सोचें, चंद्रशेखर जी कह रहे थे, जहां जमायते उलेमा हिंद आ जाएगी वहां तटस्थ कोई रहेगा? फिर तो विश्व हिंदू परिषद आएगा ही। ऐसा माहौल बना दिया। कल मैं एक पोस्टर देख रहा था गुड़गांव का, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का, नूपुर शर्मा के सम्मान में बीएचपी मैदान में। यही होगा फिर। क्या ये इंडिविजुअल केस नहीं है? अब जाइए, अदालत है, कहिए जाके भाई गलत नोटिस है, हम इसको प्रतिवाद करते हैं, मेरे पास साक्ष्य है। देश का इशू क्यों बनाए दे रहे हैं इसको? क्या भारत का इशू हो सकता है? क्या इसकी तुलना भारत के संविधान से कर देंगे आप? और मुझसे सारे तमाम लोग कुछ भी कहें, किसी भी ढंग से कहें, हिंदुस्तान से ज्यादा सब्र करने वाला, श्रद्धा और सबूरी रखने वाला मुल्क कोई दूसरा नहीं है मित्र। वरना विश्वेश्वर महादेव वाली घटना ही बहुत थी एक बड़े तनाव को जन्म देने के लिए। भारत की उस बहुसंख्यक श्रद्धालु जनता ने कहा कि नहीं, महादेव
अपना रास्ता खुद बना लेंगे विश्वेश्वर महादेव। अदालतें हैं, यही कहा ना। क्या बनारस में कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है? नहीं चल रहा ना। क्या बनारस में कहीं ऐसा आपने किसी देश के हिस्से में देखा कि कोई ऐसे नारे लगा रहे हो कि सर तन से जुदा? नहीं ना। ये भारत का मिजाज है, भारत के रक्त में सद्भाव है, भारत के रक्त में संभाव है, श्रद्धा है, आस्था है, धैर्य है। लेकिन इसका सम्मान सबको करना होगा, ये पहली शर्त है। हम भारत के हैं और भारत हमारा है, ये मानकर चलिए। हम तुर्की के नहीं और ना तुर्की हमारा है, ये ध्यान रखिए। 1977 में रामनरेश यादव ने कांग्रेस के उस समय के बड़े नेता चंद्रजीत यादव को आजमगढ़ में हराया और रामनरेश यादव लोकसभा पहुंचे। चंद्रजीत यादव का हारना बड़ी घटना थी, बड़े नेता थे। और साल भर बीता कि उत्तर प्रदेश में भी जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो चौधरी चरण सिंह ने फैसला किया कि रामनरेश यादव को मुख्यमंत्री बना के भेजेंगे। रामनरेश बाबू उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हो गए तो स्वाभाविक है आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से इस्तीफा हुआ और उपचुनाव का ऐलान हुआ। 1978 में उपचुनाव हुआ। एक यादव जी को चरण सिंह जी ने टिकट दी, वो चरण सिंह जी के शिष्य थे और आजमगढ़ में प्रभावशाली यादव जाति के थे। कांग्रेस ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, क्योंकि 77 की भयंकर पराजय से कांग्रेस स्तब्ध थी। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ इंदिरा जी को, और उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया, कहा कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हंगामा मच गया पार्टी के भीतर। लोगों ने कहा कहां चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में आप तक हार गई चुनाव, इंदिरा हार गई, संजय गांधी हार गए, सब हार गए, एक सीट नहीं मिली। इंदिरा जी ने कहा लड़ेंगे। अब बलि का बकरा किसको बनाए, लड़ाई किसको? कोई लड़ने को भी तो तैयार हो। अचानक से एक नाम कौंधा इंदिरा गांधी के मनह पटल पर, और वो नाम था मोहिसना किदवई, मोहिसना किदवई का। हालांकि मोहिसना जी का आजमगढ़ से कोई लेना देना नहीं था, वो एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से थी और इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थी, लेकिन वो थी बाराबंकी की। अब इंदिरा जी का आदेश मोहिसना किदवई टाले तो कैसे टाले? इंदिरा जी ने कहा कि तुमको जाना है आजमगढ़ चुनाव लड़ने मोहिसना। ठीक है मैडम, और दुंदुभी बज गई, नगाड़ा बज गया। इंदिरा गांधी ने कहा मैं खुद आजमगढ़ कैंप करूंगी। लोगों ने कहा क्यों इतनी ताकत लगा रहे हो? इंदिरा जी से कहा क्या होना जाना है, देश भर में कांग्रेस के खिलाफ माहौल है। इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर हार गई मोहिसना तो कौन सी बड़ी बात, हम तो 85 में 85 सीटें हारे ही थे अभी साल भर पहले। बोले लेकिन 1% सोचकर चलोगे, अगर मोहिसना जीत गई तो पूरे देश में राजनीति की दशा बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी, हवा बदल जाएगी। इंदिरा जी ने कैंप किया। अब परिस्थिति ये कि चरण सिंह ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, इधर से इंदिरा गांधी ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। और पुराने लोग बताते हैं कि इंदिरा गांधी को रुकने के लिए आजमगढ़ में कलेक्टर ने डाक बंगला तक नहीं दिया था, एक मंदिर में रही इंदिरा गांधी। और संक्षेप में नतीजा रहा कि चरण सिंह का नॉमिनी हार गया और इंदिरा गांधी की नॉमिनी कांग्रेस की उम्मीदवार मोहिसना किदवई आजमगढ़ से जीत गई।
उस चुनाव के परिणाम ने, आजमगढ़ के उस उपचुनाव के जनादेश ने सच में भारत की राजनीति में बड़े युगांतकारी परिवर्तन की पटकथा लिख दी। मुरारजी सरकार के पतन का कारवां वहीं से शुरू हुआ। ये मैंने किस्सा क्यों बताया? एक तो इस किस्से को हो भी गए 44-45 साल, तो नई पीढ़ी तो इससे अवगत भी नहीं होगी। आजमगढ़ में फिर चुनाव हो रहा है और बाई इलेक्शन है, और इस बार अखिलेश यादव के इस्तीफे से के कारण वहां बाई इलेक्शन हो रहा है। सपा की ओर से यादव परिवार के प्रतिनिधि के रूप में धर्मेंद्र यादव हैं, दूसरी तरफ भोजपुरी सिनेमा के एक बड़े चेहरे निरहुआ हैं भाजपा की ओर से, बसपा की ओर से गुड्डू जमाली। क्या होगा आजमगढ़ का जनादेश? बड़ा सवाल। इसलिए वहां योगी वर्सेस अखिलेश मानकर चलिए। जैसे वो लड़ाई थी इंदिरा वर्सेस चरण सिंह, ये मानकर चलिए योगी वर्सेस अखिलेश। निरहुआ जीते तो योगी की जीत, और धर्मेंद्र यादव जीते तो अखिलेश की जीत। और इसी का उल्टा समझ लीजिए, निरहुआ हारे तो योगी आदित्यनाथ की हार, और धर्मेंद्र हारे तो अखिलेश यादव की हार। और यही परिस्थिति रामपुर की भी है मित्र। रामपुर में भी ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ, मिक्की मियां के समय में भी नहीं हुआ, और जब फिर मिक्की मियां के बाद जब से आजम खान रामपुर के चुनाव राजनीतिक परिदृश्य का सबसे बड़ा चेहरा हुए, तब से भी कभी नहीं हुआ, समझ लीजिए। ऐसी परिस्थिति कि आजम खान 100-125 मुकदमों के बोझ से दबे 2-2.5 साल जेल में बिता के आए हैं। उस पृष्ठभूमि में ये चुनाव हो रहा है, इसलिए वहां भी मानकर चलिए योगी वर्सेस अखिलेश। असीम रजा और लोधी वो सिर्फ प्रतिनिधि भर हैं। लड़ाई वहां भी उत्तर प्रदेश के इन दो बड़े राजनीतिक चेहरों के ही बीच में है। तो रामपुर हो चाहे आजमगढ़ हो, लड़ाई योगी वर्सेस अखिलेश है। इन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। मुझे एक बिल्कुल नई चीज दिमाग में कौंधी, उसी से बात समाप्त करूंगा, और वो चीज फिर पब्लिक डिस्कोर्स में आनी चाहिए। जिस सामाजिक दौर में, मिश्रा जी, राणा साहब, जिस सामाजिक दौर में बेटे माँ बाप को नहीं रख पा रहे अपने साथ, उस सामाजिक दौर में हम ये उम्मीद करते हैं कि पार्टियों के वफादार वोटर रहेंगे। बाप को रख नहीं रहा आदमी घर में। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पास मुलायम सिंह, कल्याण सिंह, कांशीराम सबकी फोटो है। जब जिसका समय आता वो उसी की लगा देते हैं, बाकी की दो की अटैची में रख देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे उद्योगपति देखे, गौतम राणे ने भी देखे होंगे, आशीष जी ने भी देखे होंगे। मिश्रा जी गलत बोला क्या? उनके पास अरुण जेटली से लेके सुषमा स्वराज से लेके रामगोपाल यादव तक सबकी फोटो है। जब जिसकी चढ़ती देखी उसी की लगा दी। बसपा की सरकार आ गई तो 2 हाथी लाके बाहर लगा दिए घर के। हट गई सरकार, स्टोर में रखवा दिए हाथी। कहा किस गलतफहमी में हो भैया? ना 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 ना, गलतफहमी तत्काल दूर करिए। अब कोई गांधी और लोहिया और जयप्रकाश है क्या? और जनता भी को किसी ने कहा था कि अब कम्युनिकेशन का एरा, शायद गौतम राणे ने। सच बात है, जनता भी देख रही है। आप छापे हुए हो, बिल्कुल झमाझम है, देश विदेश घूम रहे हो, निजी जहाजों से उड़ रहे हो, और उससे कह रहे हो कमिटेड बने रहो बेटा। ना ना, वो भी कहता माल किधर है, माल की कोई गुंजाइश हो तो बताओ, रहे नहीं तो चले। मैं तो बड़ी कड़वी बात कहता हूं भाई साहब, लेकिन बात है। अभिषेक की पार्टी थी,
ऐसा थोड़ी इनका झंडा तब पहले नहीं था, किताबें नहीं थी, कॉपी नहीं था, भाषण कम अच्छे देते नहीं। संघ के प्रचारक भाषण हमेशा अच्छा देते, उनको ट्रेनिंग होती और उसे अच्छा देते। उत्तर प्रदेश में कहां वोट था इनके पास? जो अब सब राष्ट्रवादी हो गए, इसीलिए हमारा मुंह मत खुलवाओ। हमको सबकी हकीकत मालूम, कौन कितना समाजवादी, कौन कितना अंबेडकरवादी, कौन कितना राष्ट्रवादी। वो कहां थे राष्ट्रवादी? अचानक पैदा हो गए राष्ट्रवादी सारे। जो आज 30-35 साल का है, 40 साल का, जो कह रहा मैं कट्टर राष्ट्रवादी हूं, मैं उससे पूछता हूं भाई मेरे, तू 10 साल पहले कहां था? तब राष्ट्रवादी नहीं था। कहते अरे भाई साहब आप छोड़ो, चल रहा है इस वक्त बिल्कुल सिस्टम ठीक चल रहा है, हाँ किसी न किसी बोर्ड में मैं फिट हो जाऊंगा, है ना। कोशिश ये कर रहा हूं कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आ जाऊं, है ना। ये सबके साथ है, क्या सच्चाई नहीं है? इसलिए आज के दौर में आशीष चतुर्वेदी से मैं कहूंगा कि दुकानों पर लिखा होता है, अगर आशीष चले गए, दुकानों पे लिखा होता है मिश्रा जी, कपड़े अपड़े की दुकान पे, गौतम राणे आपने भी देखा होगा कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, लिखा होता है ना। आज के राजनीति के दौर में लॉयल्टी की उम्मीद मत कर, इच्छा ना करें। मेरा काम बन सकता है तो ठीक है, नहीं तो मेरी 3 जेब है, 3 जेब में 3 झंडे हैं, जिसकी सरकार बनती होगी उसी की गाड़ी में बैठा लगा लूंगा। मेंबरी भी मिल रही है सबको आसानी से, चाहे जिसकी चाहे जहां मेंबरी लगवा दो। कुछ लोग मेंबरी लगवाने वाले भी हैं, वो हर पार्टी में मेंबरी लगवा देते हैं, इतने सब प्रतिभाशाली लोग हैं। कहां संकट है? जिसको अपना ढाबा चलाना है उसकी प्रायोरिटी है ढाबा चलाना है। राष्ट्रवाद से चले तो भली भला, लोहियावाद से चले तो भली भला, अंबेडकर के नाम पर चले तो भली भला, गांधी जी के नाम पर चले तो भली भला, जिसके नाम पर चले ढाबा चलना चाहिए। जो सब लोग कहते थे, प्रभात फेरी निकालते थे जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पे, वो सब लोग कहां चले गए अचानक से? 84 में जो पूरा देश रो रहा था, हंगामा मच रहा था इंदिरा जी की शहादत पर, उनको धरती निकल गई क्या? नहीं, उन्होंने कहा इंदिरा जी ठीक थी, उनके लिए मेरे हृदय में संवेदना है, लेकिन अब इनके पास कुछ बचे नहीं, दुकान में माल ही नहीं है। माल नहीं तो फिर अगर आप ये सोचें कि फोटो देखकर कोई मांग में सिंदूर भरे बैठी रहे, अब वो समय नहीं है ना। गौतम राणे गलत तो नहीं कहा। मैंने मायावती जी के घर, गौतम राणे जानते हैं मुझे, मायावती जी के घर में काशीराम जी को आप समझिए 30 साल से पहले से मेरा संपर्क था पत्रकार के नाते। क्या मैंने उनके घर निस्तब्धता भी देखी, 2 ही 4-5 लोग आते थे। मैंने उनके घर सबको आते भी देखा और फिर किसी को नहीं आते भी देखा, सारे दौर देख लिए। मैंने भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को देखा। अरे मैंने तो अटल जी का एक दौर देखा, अटल बिहारी वाजपेयी, नन अदर देन वाजपेयी जी, छोटी बात है। दुकान में सामान क्या है? चमत्कार है तो वोटर है, आप चमत्कार नहीं कर सकते तो वोटर नहीं है, ये जान लीजिए। मेरा लक्ष्य है कि भाई मुझे एक सरकारी किसी योजना से कुछ लाभ मिल जाए, तो मेरा कोर थ्रस्ट है कि लाभ मिले। मेरे लिए टोपी झंडा बैनर मैटर नहीं करता। जय विधि होए नाथ हित मोरा, अभिषेक जी, जय अब जनता कहती है जय विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुवेगी दास महि तोरा। वही करिए भैया जिससे हमारा हित हो, जनता का
सपोर्टर्स का इतना तक बचा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है अपार्ट फ्रॉम कास्ट इक्वेशन और धार्मिक समीकरणों के, ये फैक्टर दोनों चुनावों में बहुत तेजी से कैरी करेगा कि जुड़ भी जाएं तो मिलेगा क्या, उधर से बुराई और हो जाएगी। ये बड़ा फैक्टर है और ये फैक्टर काम करता है, मैंने देखा। धन्यवाद।